वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केसवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो है फर्टिलाइजेशन, और साथ में आज हम उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना सेशन है। तो सबसे पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन of male and female gamete is known as the fusion of male and gamete and produce zygote is known as a fertilization। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये आपको स्पर्म नजर आ रहा है। ये क्या है भाई? स्पर्म। और ये क्या है? एग। ये क्या है? एग। और स्पर्म और एग का यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, जिसको हम सिनगैमी कहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो जाता है? फ्यूज होता है, जिसको हम प्लाज्मोगैमी कहेंगे। फिर उसके बाद न्यूक्लियस क्या है, दोनों के आपस में फ्यूज होता है, उसको हम कैरियोगैमी कहेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर एम्फीमिक्सिस होती है। एम्फीमिक्सिस मतलब दोनों के जो क्रोमोसोम्स हैं आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। और देन आफ्टर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? जाइगोट देखने को मिलता है। तो ये जो मेन प्रोसेस है, आज हम इसी के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, कोई भी आपसे पूछ ले कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए कि जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक आपको मैं कराऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो आप देख रहे होंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो हमने क्या कहा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द, या मैं कहूँ इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स ईच कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम्स प्रोड्यूसिंग ए जाइगोट दैट कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? कैपेसिटेशन देखने को मिलता है। अब कईयों को ये नहीं मालूम होगा कैपेसिटेशन क्या होता है। तो आपको ये मैं बता दूं कि जो सिंगल इजैकुलेशन होता है, जब इंसेमिनेशन होता है, तो सिंगल इजैकुलेशन के दौरान लगभग यहाँ पर 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स क्या होते हैं? वेजिना के अंदर इंसेमिनेट हो जाते हैं। अब ये वेजिना के अंदर हैं, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएंगे? सर्विक्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर एसिड और मैक्रोफाजेज हैं जो ज्यादातर स्पर्म को क्या करते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं। देन आफ्टर 10,000 के समथिंग स्पर्म्स कहाँ पहुंच पाते हैं? हम कहेंगे यूटेरस के अंदर पहुंच पाते हैं। फिर उसमें से 250 के समथिंग क्या है? एग के पास पहुंच पाते हैं। और उनमें से केवल एक ही स्पर्म क्या हो पाता है? वहां पर फ्यूज हो पाता है, और फिर यहाँ पर बनाता है वो जाइगोट। क्या बनाता है? जाइगोट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? स्पर्म एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट कैसे होता है? तो ये सभी जान लें। ये जो एक्टिवेशन है नॉर्मली आपको देखने को मिलती है कि जैसे ही स्पर्म एंटर करता है यहाँ पर, जैसे ही स्पर्म यहाँ पर क्या करेगा? एंटर करेगा, तो इनमें क्या होगा? बहुत तेजी से मोटिलिटी क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और जब मोटिलिटी बहुत तेजी से देखने को मिलेगी तो ये कहाँ पहुंच जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो चलिए हम अगली स्लाइड के अंदर आपको ये सारी चीजें बताते हैं, डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। तो आप सबसे पहले देखें कि कैपेसिटेशन होता क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है ग्लाइकोजन की इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म। जब स्पर्म एक्टिवेट होता है आफ्टर इजैकुलेशन इन वेजिनल ट्रैक्ट, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म आफ्टर इजैकुलेशन इन द वेजिनल ट्रैक्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जो स्पर्म है वो एक्टिवेट हो जाते हैं कब? आफ्टर इजैकुलेशन इन ए वेजिनल ट्रैक्ट। रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल होगा, ग्लाइकोप्रोटीन का यहाँ पर रिमूवल होगा। और यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलूँ, फॉर्म द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड ऑफ द स्पर्म। तो जो हेड ऑफ द स्पर्म है, तो उसके चारों तरफ जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देखने को मिल रही है, वहां पर क्या है? थोड़ी सी डायलेशन क्या है आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे डायलेशन जो होती है, डीकैपेसिटेशन क्या है? फैक्टर वहां पर आ जाता है, क्योंकि कैल्शियम आयन क्या करेंगे? स्पर्म के अंदर एंटर करेंगे। और क्या कोजिंग करेंगे? मोटाइल जो स्पर्म है वो बहुत तेजी से क्या करेगा? स्विम करेगा। और वो कहाँ पहुंचेगा? सर्विक्स रीजन। फिर उसके बाद जाएगा कहाँ पर? यूटेरस के अंदर। फिर फाइनली कहाँ पहुंचता है? एम्पुलरी रीजन, एम्पुलरी इस्थमस रीजन के अंदर क्या है? स्पर्म पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या है आपको देखने को मिलेगी। तो फर्टिलाइजेशन जो नॉर्मली आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक ही समय पर क्या होने चाहिए? यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए टू द एम्पुलरी रीजन। और इसी रीजन के दौरान व्हाई नॉट ऑल द पॉपुलेशन लीड फर्टिलाइजेशन, इसीलिए कहा जाता है कि सारे के सारे पॉपुलेशन के दौरान जरूरी नहीं है कि आपको हर पॉपुलेशन में फर्टिलाइजेशन देखने को मिले। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आया? मैंने आपको फर्टिलाइजेशन बताया।
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड प्रोड्यूस द जाइगोट इज नोन एज ए फर्टिलाइजेशन। नंबर सेकंड मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कैपेसिटेशन क्या है आपको देखने को मिलता है, मतलब स्पर्म की एक्टिवेशन क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जब स्पर्म एक्टिवेट होंगे तो उससे पहले आपको बता देता हूं कि रीअरेंजमेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है स्पर्म की, उसमें रीअरेंजमेंट क्या है आपको देखने को मिलता है। जब स्पर्म एक्टिवेट होता है, जब स्पर्म एक्टिवेट होता है कब, जब इजैकुलेशन से पहले ही। जब स्पर्म इजैकुलेशन से पहले एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत तेजी से क्या करेगा, अपनी मोटिलिटी शो करेगा। और जब बहुत तेजी से मोटिलिटी शो करेगा तो इसका मतलब स्पर्म कहाँ जाएगा, वेजिना से कहाँ जाएगा, सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स से यूटेरस के अंदर, यूटेरस से कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचेगा। और वहां पर फर्टिलाइजेशन क्या है फर्दर आपको वहां पर देखने को मिलता है, एम्पलरी इस्थमस जंक्शन के अंदर। अब आपको ये बताता हुआ चलूं कि हर पॉपुलेशन में जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाए। तो हर पॉपुलेशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि स्पर्म और एग का एक साथ रिलीज होना बहुत ही जरूरी है। अगर दोनों एक साथ रिलीज होंगे तभी चांसेस क्या होते हैं वहां पर फर्टिलाइजेशन के बढ़ जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई आप सभी को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो एक्रोजोम रिएक्शन क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एक्रोजोम बता दूं तो उससे पहले स्पर्म देखेंगे। यहाँ पर ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये छोटा सा डायग्राम यहाँ पर स्पर्म का देखते हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है स्पर्म। इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं एक्रोजोम, और जस्ट इसके नीचे जो आपको नजर आएगा उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, ये हेड पार्ट के अंदर क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ आते हैं दो सेंट्रियोल, यहाँ आपको दो सेंट्रियोल मिलेंगे। ऊपर वाला क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और नीचे वाला क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। और जस्ट यहाँ पर आपको इस तरीके के नेबरकन की अरेंजमेंट में आपको देखने को मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस कहलाते हैं। और ये लगातार क्या करते रहते हैं, ये लगातार मात्रा में मोटिलिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक्रोजोम रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ स्पर्म्स, मतलब 250 के आसपास जो स्पर्म्स हैं वो एग के सरफेस के साथ जाके क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन के नाम से जानते हैं। और वहीं फिर उसके बाद क्या होता है, जो एक्रोजोम है वो अपने अंदर से जो हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या है, जो कि एग की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या करते हैं, डिजोल्व करने का काम करते हैं। इसमें स्पर्म लाइसिन क्या है हम उनको बोलते हैं। जैसे कि सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, सॉरी कोरोना रेडिएटा है ना। तो कोरोना रेडिएटा है तो इसका मतलब क्या है, कोरोना को यहाँ पर क्या करेगा, डायलेट करने का काम करेगा, है ना। जब इसको डायलेट करेगा तो इसका मतलब कोरोना लाइसिन यहाँ पर इसके पास मिलेगा। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये जो आपको ब्राउन कलर में जो आपको नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। तो जोना लाइसिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एग की जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको डिजोल्व करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक्रोजोम रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया कि लगभग 250 के अराउंड आपको जो स्पर्म है किसके चारों तरफ देखने को मिलते हैं, एग के चारों तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक्रोजोम है, हाइड्रोलाइसिन है ना, स्पर्म लाइसिन है। तो आप यहाँ देखेंगे हाइलोरोनिडेज, जिसमें हाइलोरोनिक एसिड क्या करता है, रिलीज करता है। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कि कोरोना रेडिएटा को डिजोल्व करने का काम करेगा। जोना लाइसिन या एक्रोसिन बोल देते हैं, जो जोना पेलुसिडा की लेयर को क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है। इसके अलावा सबसे आगे आपको क्या देखने को मिलता है, एंटी फर्टिलाइजिन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और साथ में फर्टिलाइजिन आपको देखने को मिलता है। और ये क्या करते हैं, एग्लूटिनेशन करने का काम करते हैं। इसी की वजह से जो स्पर्म है आपको इसके चारों तरफ बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लगभग 250 के आसपास। और अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte क्या है आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं ये पूरी पिक्चर इस प्रकार से क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक्रोजोम किस प्रकार से यहाँ पर अपनी रिएक्शन कर रहा है। मतलब स्पर्म के जो हेड पार्ट होता है ना, उसी में एक्रोजोम होता है, उसी के पास क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। बस ये याद रखना है कि ये जो एंजाइम्स है ना, इनका मेजर फंक्शन यही है कि एग के चारों तरफ जितनी भी जो लेयर हैं उनको क्या करना होता है, डिजोल्व करना होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा किसकी, फर्टिलाइजेशन कोन की। इस प्रकार से देखेंगे आप, एक मिनट रुकिएगा, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है ना एक्रोजोम का,
वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा, डेवलपमेंट ऑफ द आउटग्रोथ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कोन के नाम से जानते हैं या फिर कोन ऑफ रिसेप्शन कह देते हैं। और यहाँ से ही स्पर्म क्या करता है, एंटर करता है। अब फिर दोबारा से समझें एक प्रकार से, मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जो एग है ना, एग, इस एग के साथ जहां से भी स्पर्म जैसे ही टच करेगा, जहां से भी टच करेगा तो एक्रोजोम क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टिमुलेट होगी तो यहाँ पर कोन लाइक स्ट्रक्चर क्या है, क्रिएट हो जाती है, जिसको फर्टिलाइजेशन कोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जोना रिएक्शन क्या है, सबसे फास्ट है ना, फास्ट है, और ब्लॉक टू द पॉलीस्पर्मी, मतलब बहुत तेजी से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये हार्ड हो जाती है। और हार्ड हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, हार्ड होते ही जो स्पर्म यहाँ पर अटैच हो चुका है, जो यहाँ पर अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजने वाला है, उसके अलावा और बाकी जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हार्ड हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, हार्ड। और वहीं कॉर्टिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन स्लो ब्लॉक टू द पॉलीस्पर्मी, मतलब यहाँ पर पॉलीस्पर्मी आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब मल्टीपल स्पर्म के जेनेटिक मटेरियल आपको एग के अंदर जाते हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज क्या हो जानी चाहिए, आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर कोन ऑफ रिसेप्शन आपको देखने को मिल रहा है, और ये अपना यहाँ पर क्रोमोसोम जो अपना डीएनए है वो क्या करा रहा है, यहाँ पर एंटर कराएगा। तो ये पे एंटर कराएगा तो इसका मतलब क्या है, बाहर से सोडियम आयन अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही सोडियम आयन अंदर आने स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हम कहेंगे यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और ये चार्ज जब क्रिएट होगा तो ये कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स हैं ये चले जाएंगे कहाँ पर, ये चले जाएंगे इस गैप के अंदर, पेरीविटेलाइन स्पेस के अंदर चले जाएंगे, गैप के अंदर चले जाएंगे। और इस गैप में जाने के बाद इसको क्या कर देंगे, हार्ड बना देंगे। और जब ये हार्ड बना देंगे तो बाकी स्पर्म क्या नहीं कर पाएंगे, एंटर नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब पॉलीस्पर्मी से क्या है, फिर यहाँ पर बचा जा सकेगा। तो यहाँ इस स्लाइड से आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एम्फीमिक्सिस क्या होता है, व्हाट इज एम्फीमिक्सिस। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको क्या नजर आ रहा है, एग है ना, एग के ये जो कवरिंग आपको देखने को मिल रही है, सबसे बाहर वाली जो लेयर आपको जो नजर आ रही है पिंक कलर की, इसको क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। और जस्ट ये जो आपको ब्लैक कलर की जो नजर आ रही है, या फिर हम है ना इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और यहाँ से फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि बाद में क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ये फर्टिलाइजिंग स्पर्म है, जो कि स्पर्म क्या कर चुका है, एंटर कर चुका है, अपना जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पर क्या किया है, इसने एंटर करा दिया है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मिक्सिंग आपको देखने को मिलेगी सेल न्यूक्लियाई की और क्रोमोसोम ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं ओवम और स्पर्म की क्या हो जाएगी, यहाँ पर मिक्सिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर उस प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जब जाइगोट बनेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या हो चुकी है, अब कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इतना बिल्कुल आपको क्या होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्लीवेज के बारे में और पढ़ा देता हूँ आपको क्लीवेज के, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे आज के, और फिर बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो भी हम आपके अगली स्लाइड, अगले जो लेक्चर के अंदर आपको क्या है वो बताया जाएगा। तो कहने का मतलब अगला जो लेक्चर होगा थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्या कर दूं, प्रोवाइड करूं, जो आपके लिए क्या रहेगा, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक आ गए हैं। और बस थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रात को वीडियो डालनी पड़ा करेंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि कॉमन पार्ट भी आपको कराना है, और साथ साथ में केमिस्ट्री की भी साथ साथ में मुझे तैयारी करानी है, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आ जाएगा, आप सभी को मैं बता देता हूँ, ठीक है। और एग्जाम बार बार नहीं होते हैं, एक ही बार दिया जाता है। तो कोशिश ये करें कि मेरे साथ अगर आप जुड़े हैं तो बी पंक्चुअल, और कोशिश करूंगा, देखो मैं कोशिश कर सकता हूं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या है आप लोगों को यहाँ पे मैं बनाकर दूंगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई भी परेशानी आप लोगों को देखने को ना मिले। तो आप यहाँ देख रहे हैं भाई क्लीवेज, क्लीवेज क्या होता है ना। तो आप देखेंगे यहाँ जाइगोट बना, जाइगोट बना, तो जाइगोट का जो साइज है आप यहाँ देखेंगे, सेल का साइज क्या होगा, बढ़ गया। जब सेल का साइज बढ़ेगा फिर उसके बाद क्या होता है, सेल डिवीजन आपको देखने को मिलता है। तो नॉर्मल डिवीजन में क्या देखने को मिलता है, एक सेल से दो सेल बन जाती है। तो गैप फेज है, G1 फेज और G2 फेज आपको देखने को मिलता है। याद करिए G1 फेज को हम क्या कहते हैं, गैप 1 फेज, है ना। यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ जाता है। और वहीं फिर एस फेज में क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन आपको देखने को मिलता है। G2 फेज में क्या होता है, यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती है, डबल होती है। और फिर एम फेज में क्या होता है, जो सेल है वो कंप्लीटली क्या होती है, डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल के अंदर। तो यहाँ ध्यान देंगे आप सभी के सभी, यहाँ न्यूक्लियर रीजन और साइटोप्लाज्मिक जो रीजन है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल एक मतलब बढ़ जाता है, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या है यहाँ पर बढ़ जाता है।
एक सेल से कितने बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, 2 सेल स्टेज, फिर ब्लास्टोमियर बनते हैं, फिर उसके बाद क्या है, क्लीवेज क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे मोरुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, इस तरीके की क्या है कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, जी क्लीवेज जो है वो G1 और G2 में एब्सेंट होती है। क्लीवेज ध्यान रखिएगा, G1 और G2 फेज उसके अंदर नहीं होती है। नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ जाती है, साइज ऑफ सेल्स भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ये भी आपको याद रखना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज रैपिड माइटोटिक सेल डिविजन्स ऑफ द जाइगोट। तो आप देखेंगे जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद माइटोटिक सेल डिवीजन आपको बहुत तेजी से क्या है जाइगोट के अंदर देखने को मिलती है, जहां से सिंगल सेल जो जाइगोट है वो मल्टी सेलुलर मोरुला की फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जब क्लीवेज होती है तो ध्यान रखिएगा जो एम्ब्रियो का जो टोटल जो साइज है ना, साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब साइज जो है ना एम्ब्रियो का वो बिल्कुल सेम रहेगा। ड्यू टू बोथ, यहाँ पे क्या कहेंगे, ग्रोथ फेज आर एब्सेंट, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पर ग्रोथ फेज यहाँ पर आपको एब्सेंट क्या है देखने को मिलती है, मतलब G1 फेज और G2 फेज आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो क्या समझ में आया, मैंने आपको बताया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन बहुत तेजी से माइटोटिक सेल डिवीजन क्या है आपको जाइगोट के अंदर देखने को मिलती है, जो क्या करता है सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेलुलर मोरुला बनाने का काम करता है। अब इस दौरान क्लीवेज के दौरान क्या होता है, एम्ब्रियो का जो साइज है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि G1 और G2 फेज क्या होता है यहाँ पर एब्सेंट होता है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। उसके बाद आपको याद रखना है न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, टोटल मास ऑफ जो साइटोप्लाज्मिक जो कांस्टेंट यहाँ पर है कंटेंट क्या है वो आपको सेम देखने को मिलता है। टोटल मास ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम मिलेगा। डीएनए कंटेंट भी क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, आप कहेंगे यहाँ पर डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, है ना। जब न्यूक्लियस बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, डीएनए कंटेंट भी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स क्या हो गए, यहाँ पर बढ़ गए। साइज ऑफ ब्लास्टोमियर क्या हो गया, कम, मतलब नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स बढ़े हैं लेकिन उनका साइज क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। और जैसे ही क्लीवेज एंड होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर मोरुला, तो आप ध्यान रखिएगा क्लीवेज कब खत्म होती है, जब मल्टी सेलुलर मोरुला की क्या हो जाती है यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। तो देखिए जाइगोट, फिर उसके बाद 2 सेल स्टेज बनती है, फिर 8 सेल स्टेज बनती है, फिर 16 सेल स्टेज, और फिर इसके बाद 32 सेल स्टेज आपको क्या है देखने को मिलती है। और जब मोरुला बन जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ब्लास्टोमियर का जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया है, लेकिन साइज क्या हो जाता है यहाँ पर, रिड्यूस हो जाता है सेल्स के। ये क्लियर हो गई इतनी। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाएंगे यहाँ पर डायग्राम से भी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, प्रोसेस कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि ल्यूमन का साइज क्या है वहां पर सेम है। और जब सेम है तो इसका मतलब अगर मान लीजिए सेल का साइज बड़ा होता चला जाएगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पर फिर इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगी, ये तो ट्यूब के अंदर ही रह जाएगा, है ना। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ क्लीवेज भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाइगोट के बाद क्या बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर उसके बाद 8 सेल स्टेज, 16, है ना। फिर उसके बाद हैचिंग आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। फिर हैचिंग जब मिलेगी तो ये ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है फिर ये क्या होता है, इम्प्लांट होता है। नियर द सर्विक्स में क्या होगा, ये इम्प्लांट होगा, ध्यान रखना इस चीज का। यूटेरस के अंदर क्या होता है, यहाँ इम्प्लांटेशन आपको देखने को मिलेगी। फर्दर फिर इसके बाद क्या है, प्लेसेंटा वगैरह बनते हैं और फिर नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ये चीजें क्लियर है आप सभी को। और लास्ट स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पर आज हैचिंग क्या होती है, हैचिंग और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो हैचिंग में आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, ये जो सबसे पहले आपको ये जो पार्ट आपको जो नजर आ रहा है ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। पहले आपको पता होना चाहिए ब्लास्टोसिस्ट है, बीच में कैविटी है, इसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। साथ में जोना पेलुसिडा लेयर है जो क्या करती है, गाइड करने का काम करती है कहाँ पर जाकर इम्प्लांट होना है ना। और इसके अंदर ये क्या है, इनर सेल मास जो कि एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और यहाँ इनर सेल मास के आसपास की जो सेल्स होती है इनको सेल्स ऑफ रॉबर कहा जाता है, सेल्स ऑफ रॉबर। और याद रखिएगा कि ये जो आपको नजर आ रही है ब्लास्टोसिस्ट की जो लेयर है इसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। और ये क्या रिलीज करते हैं, लाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, रिलीज करने का काम करते हैं। जब लाइटिक जो एंजाइम्स है ये ट्रोफोब्लास्ट जब रिलीज करते हैं तो एक्सीडेंटली आपको क्या देखने को यहाँ पर मिलेगा, एक्सीडेंटली आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो सेल्स हैं इनर सेल मास की जिसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, और यहाँ से नया एम्ब्रियो में भी नया एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, जो कि मोनोजाइगोटिक क्या है, ट्विंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वहीं अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये बन गया कि ब्लास्टोसील कैविटी बन गई तो ब्लास्टोसिस्ट बन गया ये,
तो ब्लास्टोसिस्ट बन गया। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, यहाँ से HCG और लाइटिक एंजाइम्स क्या है, यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट के बाद आपको क्या देखने को मिलती है, इम्प्लांटेशन क्या है आपको देखने को मिल जाती है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ तक के आज आपको क्या है याद कर लेना है। और आज का अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, क्योंकि आज के समय में आपको बता देता हूँ लूट मची हुई है। लूट मची हुई है मतलब कोई 4,000 का कोर्स बेचेगा, कोई 5,000 का, कोई 10,000 का। मतलब पहले ही बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और उसके बाद कोर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको ये नज़र नहीं आता कि भाई कौन गरीब है, कोई कौन कैसा है। मतलब उनको पैसे से मतलब होता है। आज की दुनिया में मैं पहले बता देता हूँ, अगर पैसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला आप लोगों को, ठीक है। तो मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को इस लायक बना दूं कि आप एग्जाम को भी क्वालिफाई कर पाएं, और मेरे आपके साथ साथ मेरा भी क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। टेंशन ना लीजिए, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और एग्जाम को भी क्लियर करके ही रहेंगे। नेक्स्ट आता है भाई, यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना, 32 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ये है, चल पहले एक बार 32 भी कर लेते हैं ना, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो 32 देख लेते हैं। एट व्हाट एज इन फीमेल्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज, कौन से फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, तो याद रखिएगा 50 ईयर्स में। कब हो जाती है, 50 ईयर्स पे सीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एम्पुला, इस्थमस, इन्फंटिबुलम या फिम्ब्रे। तो याद रखिएगा जी, एम्पुला के अंदर क्या होती है, आपको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 34, जो एम्ब्रियो है 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स को क्या कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, आपका मोरुला आ जाएगा। जो एम्ब्रियो 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स आपको देखने को मिलते हैं उनको हम मोरुला कहते हैं, याद कर लेना इस चीज को, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का हम 35, मतलब 35 जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएगा 31। चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सभी। इम्प्लांटेशन इज व्हेन, इम्प्लांटेशन क्या है, मोरुला बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, या फिर ब्लास्टोमियर्स बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, या ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, या फिर गैमेट्स बिकम एम्बेडेड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज जाके एम्बेड करेगी। तो याद करना भाई, ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम लेयर जो है यूटेरस की, वहां पे जाके क्या करती है, एम्बेडेड करती है, मतलब इम्प्लांटेशन आपको देखने को मिलता है ब्लास्टोसिस्ट वाली कंडीशंस पे। क्वेश्चन नंबर 36 आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स interdigitated with each other to jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए ये इंटरडिजिटेटेड आपको देखने को मिलेगा, ये जैसे विलाई है और यहाँ से दूसरी तरफ से भी आप क्या है इस तरीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या है, आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो याद रखें कि ये जो इंटरकनेक्टेड है ये क्या प्रोवाइड करने का काम करते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में आपको ये देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे ये प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट और साथ में वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव कराने का काम कर देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा, या क्रॉनिक विलाई यूटेरियन टिश्यू के होता है, या प्लेसेंटा होता है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी। आपको क्या करना है, इसका याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं आप, व्हाट इज या फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा। सबको मालूम है प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है भाई, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है। तो आप कहेंगे सर जी ये तो एंडोक्राइन टिश्यू भी कहलाती है, ये ऑक्सीजन भी सप्लाई करती है और न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करने का काम करती है एम्ब्रियो को, और ये वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव कराने का क्या करती है, काम करती है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एज एन एंडोक्राइन टिश्यू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। आपको बताना है कि प्लेसेंटा के थ्रू कौन से हार्मोन यहाँ पर सिक्रेट होते हैं, HCG, HPL, एस्ट्रोजन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो याद रखना भाई ये सारे के सारे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ह्यूमन प्लेसेंटल प्रोलैक्टिन हार्मोन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये एस्ट्रोजन, ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, ये रिलीज करने का काम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इन विच ट्राइमेस्टर द फीटस डेवलप मेजर ऑर्गन सिस्टम, है ना, कौन से ट्राइमेस्टर के दौरान फीटस का जो ट्राइमेस्टर आपको देखने को मिलता है, कौन कौन से ऑर्गन से, मतलब जो मेजर जो ऑर्गन है ना वो डेवलप हो जाते हैं। तो कौन से ट्राइमेस्टर में, पहले, दूसरे या फिर तीसरे, क्योंकि तीन ही ट्राइमेस्टर आपको देखने को मिलते हैं, मतलब पहले 3 महीने, फिर उसके बाद के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने। तो आपको बताना है मेजर ऑर्गन्स आपको कब देखने को मिल जाते हैं। तो आप कहेंगे पहले ही ट्राइमेस्टर में आपको मेजर ऑर्गन्स क्या है देखने को मिल जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फिटस इज कॉल्ड, भाई डिलीवरी ऑफ फिटस को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फिटस इज कॉल्ड, तो हम क्या कहेंगे उसको, पार्चुरेशन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन। याद रखना भाई इस चीज का, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फिटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट्स ऑन द uterine muscles and causes stronger uterine contractions for the parturitions to the proceed। तो आपको ये बताना है कि यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है किसके द्वारा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको मैं बता दूं 41 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑक्सीटोसिन। याद रखना भाई क्या आ जाएगा आंसर, ऑक्सीटोसिन। क्लियर है आप सभी को। ये था आज का हमारा सेशन, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आने वाला टाइम आप लोगों का ही होगा। आप भी भावी अध्यापक कहलाएंगे, कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर मेरी तरफ से जितना भी हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूंगा आप लोगों की। एस्टेट की मैं आपको बता देता हूँ, एस्टेट भी कंप्लीट करवाया जाएगा, मतलब जितना भी जो बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या फिर कोई भी साइंस की अगर तैयारी कर रहा है, टीजीटी साइंस की, एस्टेट की, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतना टाइम पड़ा है हमारे पास, बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। अगर कोई HPSC स्क्रीनिंग टेस्ट की भी तैयारी कर रहा है तो उसको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको लास्ट तक बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी समय है, अभी तो हाल ही में अभी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं, और जो नई भर्तियां आएंगी तो उसके बाद तो आपका जो पेशेंस लेवल है वो और ज़्यादा मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको क्या है फिर उस समय प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।